हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स का 7 टॉपिक कवर कर लिए हैं। जो 8वां टॉपिक है वो है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, इसको देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसको। बड़ा आसान है ये भी। सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल है वो है मेरा थीटा। तो वेक्टर प्रोडक्ट हमारा है किसी भी दो वेक्टर का क्या होता है, ए क्रॉस बी। डिनोट करते हैं हम इससे ए क्रॉस बी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए इस तरीके से लाइन बना देते हैं। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है हमारा ए बी साइन थीटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा ए का मैग्नीट्यूड है 5, मेरा बी का मैग्नीट्यूड है 2 एंड मेरा थीटा है 30 डिग्री। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। ए का मैग्नीट्यूड 5, बी का मैग्नीट्यूड 2 साइन थीटा इज 30, साइन थीटा इज 1/2, कैंसिल, दैट इज 5। ओके, नाउ डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात करें तो जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमारी कि जो हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट होके आया है उसका डायरेक्शन होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत सारे रूल हैं, सेवरल रूल्स हैं। हम सिर्फ एक की बात करेंगे, कन्फ्यूजन ना हो ताकि, लेकिन आप आगे अगर इंजीनियरिंग करोगे तो आप पढ़ोगे, बहुत सारे रूल हैं ऐसे जो अलग अलग जगह पे काम आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक रूल पढ़ेंगे जिसको कहते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इसको समझते हैं। मेरे पास वही वेक्टर ले लेते हैं जो अभी लिए, ए क्रॉस बी। ठीक है, हमें इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। ए मेरे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है। मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। ठीक है, इसका डायरेक्शन निकालना है। तो समझ रहे हो ना, पहले मेरा वेक्टर है ए, तो ए की तरफ मेरे को क्या करना है, अपने पाम को रखना है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर मुझे अपने पाम को रखना है। फिर अपने फिंगर्स को मुझे बी की तरफ रोटेट करना है। ठीक है, समझना, आप ना इसको इमेजिन करो क्योंकि मैं अभी दिखा नहीं सकता आपको वीडियो में। आप अगर कहीं और वीडियोस देखोगे आप पता चल जाएगा आपको, या फिर फिगर भी कहीं देखोगे तो पता चल जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है इसलिए मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, पाम रखना है परपेंडिकुलर, फिंगर्स को बी की तरफ क्रॉस करना है। जहाँ भी आपका थंब थंब होगा वो क्या डायरेक्शन होगी, ए क्रॉस बी की। यहाँ पे मेरा थंब कहाँ होगा, प्लेन से ऊपर आ रहा होगा, मतलब ना ये जो मेरा टैबलेट है इसके ऊपर आ रहा होगा। यानी कि हम शो कैसे करते हैं इस डायरेक्शन को, इस तरीके से। ये होता है बाहर आना, पेपर से बाहर आना, और ये डायरेक्शन होती है मेरी पेपर के अंदर जाना। ठीक है, ये आप मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ोगे, अभी याद रख लो। ये है मेरा इनटू द पेपर। ठीक है, ये इनटू द, जो भी हम प्लेन यूज़ कर रहे हैं, इनटू द प्लेन या फिर इनटू द पेपर लिख देता हूँ, आप पेपर ही यूज़ कर रहे होगे अभी। एंड ये हमारा होता है पेपर से बाहर आना। ठीक है, तो डायरेक्शन मुझे समझ आ गई, मुझे मैग्नीट्यूड समझ आएगा क्या होता है। इसको ज़रा समराइज कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमारा होता है क्या, ए बी साइन थीटा एंड एन कैप। ये जो एन कैप है ये मुझे बताता है डायरेक्शन, एग्जैक्ट डेफिनेशन यही होगी। एन कैप क्या है, नॉर्मल टू ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, निकालेंगे कैसे हम एन कैप को, वो मैंने बता दिया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसमें यूनिट वेक्टर क्या है, मेरा एन कैप है। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसकी, वेक्टर प्रोडक्ट की। या फिर क्रॉस प्रोडक्ट हम कह रहे हैं, जो वेक्टर प्रोडक्ट सेम ही बात है। पहला प्रॉपर्टी है हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, और इट इज़ नॉन कम्युनिकेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, यानी कि ए
क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये आप समझ सकते हो ना, जब आप डायरेक्शन निकालोगे तो आपको समझ आ जाएगा जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी और जो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी वो जस्ट अपोजिट होगी। तो इसका मतलब क्या है, मेरा ए क्रॉस बी जो है इसके इक्वल बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, वो इसके इक्वल होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, डायरेक्शन जो है अपोजिट आती है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होते। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी, द क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोज द। देखो, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं हो कमेंट में लिख देना, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी क्या है, मैं सिर्फ लिख के चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं तो जैसे डायरेक्शन हो गया ये सब हो गया, ये आपको फिजिकल अपीयरेंस ही पता चलेगा कि कैसे कैसे करना है। अगर नहीं समझ आए कमेंट में लिख देना, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, यानी कि ए क्रॉस बी प्लस सी, मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, सॉरी बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, तो ये फॉलो करता है। ये होगा मेरा इक्वल ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी मेरी आती है, इट डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है मेरा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू होना चाहिए मेरा, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए क्रॉस बी पहले करते हैं हम, देन क्रॉस प्रोडक्ट विद सी। ठीक है, तो ये फॉलो नहीं करता है। आप करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉलो नहीं करता है, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। बेसिक डेफिनेशन क्योंकि मैंने बता दिया, बाकी इसको बस समझना है। ठीक है, अब एक और चीज़ समझते हैं। जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा आपने ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड, एक्स वाई देन जेड, ओके, ये तो पढ़ा होगा। और भी हमारे जो है सिस्टम होते हैं जिसमें हम किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करते हैं। एक होता है हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे, फिलहाल के लिए मैंने ऐसे ही बता दिया है। तो मुझे पता है कि एक्स डायरेक्शन में जो मेरा यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, एंड जेड डायरेक्शन में क्या होता है, के कैप। तो अगर मैं देखूँ राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, तो आई क्रॉस जे मेरा क्या आ रहा है, आई कैप क्रॉस जे कैप मुझे आ रहा है के कैप। ठीक है, जे कैप क्रॉस के कैप मुझे क्या आ रहा है, आई कैप, एंड के कैप क्रॉस आई कैप मुझे क्या आ रहा है, जे कैप। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को जो फॉलो करे ये सब, उसको हम कहते हैं राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, राइट हैंडेड सिस्टम। और ये डायरेक्शन भी ऐसे ही नहीं बनाती हैं। देखो, अगर हम एक्स को इस तरीके से ले लें, एक्स ये हो गया मेरा, देन वाई हो गया, तो मेरा जे ना उस डायरेक्शन में होना चाहिए जहाँ से एक्स से वाई को मैं क्रॉस करूँ, तो मेरा जे जेड एक्सिस की डायरेक्शन आनी चाहिए। तो इस वक्त कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो ये भी बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट होता है जब आप वेक्टर्स से डील कर रहे हो कि आपको सिस्टम एकदम अकॉर्डिंगली बनाना है। ठीक है, राइट हैंडेड सिस्टम ही आपको बनाना है, तो आपको समझ आ गया होगा ये। अगर ऐसे याद, इसको याद करने का एक स्मॉल ट्रिक है, आपको क्या करना है, आई कैप जे कैप एंड के कैप लिख देना है, सिंपल। ओके, आई क्रॉस जे किया, के कैप आ गया, के क्रॉस आई किया, जे कैप आ गया, जे क्रॉस के किया, आई कैप आ गया। ठीक है, अपोजिट चलेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये ईजी वे रिमेंबर करने का, वैसे इतना हार्ड नहीं है इसको ऊपर वाले को भी याद करना। नेक्स्ट, सेम डायरेक्शन में अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, सपोज आई क्रॉस आई कैप, क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों, बीच का जो एंगल क्या है, थीटा, डेट इज़ ज़ीरो, डेट मीन्स इज इक्वल टू जे क्रॉस जे कैप एंड के क्रॉस के कैप। मतलब सेम डायरेक्शन में मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो मेरे को जीरो आएगा मैग्नीट्यूड उसका। ठीक है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं फिर।
एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। द वेक्टर ए हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स, बी हैज़ अ मैग्नीट्यूड of 6 unit, and the cross product of A and B has a magnitude of 15 units. Find the angle between A and B. तो ये सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला याद होता है आपको तो कर लोगे आप इसको। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। सॉल्यूशन क्या आएगा, मुझे पता है ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, ए क्रॉस बी का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या आता है ए बी साइन थीटा, ठीक है। या फिर मैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये टाइम लेता लिखने में, तो डायरेक्ट लिख दो ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो मुझे पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ इन्होंने, 15 यूनिट, लिख दिया। मेरे को ए का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 यूनिट्स, एंड बी का मैग्नीट्यूड क्या है मेरा, 6 यूनिट। थीटा मुझे निकालना है, ठीक है। तो हो गया, क्वेश्चन यहीं से हो गया। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। प्रिंसिपल उसकी बात करोगे तो 150 भी आएगा, प्रिंसिपल वैल्यूज़ की बात करोगे तो। ये मैथमेटिक्स की बात है, फिलहाल हम 30 डिग्री लेके चलते हैं, ठीक है। मैथ ट्रिग्नोमेट्री में होता है क्या, प्रिंसिपल वैल्यूज़ एंड जनरल वैल्यूज़, ठीक है। तो वहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। मेन चीज़ है कि हाँ मुझे वैल्यू पता चल गई, मैं ऐसे करके सोल्व कर सकता हूँ, बाकी मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो आप मैथमेटिक्स में वो चीज़ें पढ़ोगे, मेरा काम है फिजिक्स पढ़ाना अभी, ठीक है। नाउ हम टॉपिक लेते हैं, इसी का पार्ट है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स in terms of the component along the coordinate axis। तो शायद आपने अभी तक मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का चैप्टर पढ़ लिया हो, तो ये आपके लिए आसान होगा ये टॉपिक को समझना। ये जो अभी मैंने लिखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो सपोज मेरे पास ए वेक्टर है, मैंने उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग मैंने रिजोल्व कर दिया, डेट इज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी वेक्टर है, मैंने इसको भी रिजोल्व कर दिया, डेट इज बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ठीक है। मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, अब मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते, सिंपल मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। तो इसको लिखने का बड़ा आसान तरीका देखो, आप पहले ना इसको प्रूफ करने के लिए कैसे निकाल सकते हो, मैं प्रूफ करने के लिए बता देता हूँ। मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वही है, कैलकुलेशन ही है सिंपल, मुझे बस बार बार लिखना पड़ेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्या करना है बस आपको, सॉरी, आप खुद कर लेना ये चीज़ ना, आपको इसको और इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है एंड एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद ये आपको आंसर मिल जाएगा। जो आंसर मिलेगा हम उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, किस तरीके से, दिस इज डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, ओके, हेयर ए एक्स एंड ए वाई ए जेड, हेयर बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। इसको हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, आई कैप, ठीक है, आई कैप प्लस एंड ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, देन माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप एंड ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो ये हार्ड नहीं है, आपको डिटर्मिनेंट आना चाहिए, मैट्रिक्स पढ़ी होनी चाहिए, तो आप कर लोगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है अभी तक कोई बात नहीं, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये, ठीक है। जब आप पढ़ लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा बस सॉल्व करना, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इज़ अ टूल, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स नहीं आती है तो आप नहीं कर पाओगे, सिंपल चीज़ है। तो मैथमेटिक्स सीखो, हो जाएगा।
नाउ इसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, ज़ीरो वेक्टर क्या है हमको ये समझना है अभी ना। तो ज़ीरो वेक्टर हम समझ लेते हैं। देखो फिज़िक्स में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, कहीं कहीं इंपॉर्टेंस रखेगा लेकिन इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। मैंने नहीं देखा जेईई मेंस में ऐसे कोई क्वेश्चंस, फिर भी हमको समझना तो है ही। तो ज़ीरो वेक्टर समझ लेते हैं। ज़ीरो वेक्टर क्या है, मान लो मैं ए एंड बी वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ और ए और बी वेक्टर जो है इक्वल है मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट है डायरेक्शन में, तो मेरे को इसका सम क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। यही क्या है, ज़ीरो वेक्टर। लेकिन इसका डायरेक्शन कोई स्पेसिफाई नहीं होता, तो ज़ीरो वेक्टर डज नॉट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है वो इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, आप नहीं पता लगा सकते डायरेक्शन क्या है, यू कैन नॉट फाइंड। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ या फिर टेक्निकल टर्म में लिख देते हैं। अभी आपको समझ आ गया हो कि क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि डायरेक्शन आप पता नहीं लगा सकते। इसको ही टेक्निकल टर्म में हम क्या कहते हैं, द डायरेक्शन ऑफ ज़ीरो वेक्टर इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट। ठीक है, हम जीरो वेक्टर के इसी कंसेप्ट को जो है वेक्टर प्रोडक्ट में लगा सकते हैं। कैसे, सपोज मेरे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये पैरेलल है आपस में। ठीक है, मैंने बोला कोई भी वेक्टर पैरेलल हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या, ए क्रॉस बी इज जीरो वेक्टर। तो मुझे पता लग गया मैं जीरो वेक्टर कैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो एक तरीका हो गया। तो फॉर एनी वेक्टर, अब इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं छोटा सा। फॉर एनी वेक्टर ए, सपोज मेरे पास कोई वेक्टर है ए, मैं जीरो वेक्टर को ऐड करूँ इसमें, तो मुझे क्या मिलेगा, सेम वेक्टर मिलेगा ए। वहीं मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँ ए क्रॉस जीरो वेक्टर, मुझे क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर। ठीक है, एंड फॉर एनी नंबर लैम्डा, मुझे लैम्डा मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई करूँ जीरो वेक्टर से, देन मेरे को क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर। ठीक है, कुछ यही प्रॉपर्टी है, यहाँ ज़्यादा काम आएगा नहीं, फिर भी पढ़ाने को तो पढ़ाना था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, डिफरेंशियल कैलकुलस। ये मेन चीज़ है, ये आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। ठीक है, बाकी ये भी आपका मैथमेटिक्स में आएगा जब मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे। डिफरेंशियल कैलकुलस, डेट इज डी वाई बाई डी एक्स एज रेट मेजर। इसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ग्राफ से समझते हैं ना इसको हम। मैं पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, वेलोसिटी का एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे और वहाँ से हम समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, वेलोसिटी का एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे। जनरली हम निकाल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, लेकिन हम वेलोसिटी का एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं लिख दूँ डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डेट इज डेल एक्स बाई डेल टी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यही मेरी क्या है, वेलोसिटी होती है। लेकिन ये जो वेलोसिटी होती है, ये क्या मुझे उसी इंस्टेंट पे टाइम बता रहा है, मतलब समझो ना, इसका मतलब समझो। मेरे पास मान लो वाई क्या है, वाई को मैं मान लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जनरल मैंने वाई और एक्स लिया है, लेकिन अभी मैं वेलोसिटी लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए मैं वाई को डिस्प्लेसमेंट मान रहा हूँ, एंड मैं एक्स को मान लेता हूँ टाइम। ठीक है, नाउ मेरे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये लीनियर नहीं है। ठीक है, किसी टाइम पे अलग डिस्प्लेसमेंट, किसी टाइम पे अलग डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे ग्राफ कुछ ऐसा मिला। ठीक है, नाउ जो वेलोसिटी की डेफिनेशन है वो मुझे क्या कहती है, डेल एक्स बाई डेल टी। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेट इज़ माई वेलोसिटी। तो सपोज एक्स वन पे जो मेरा डिस्प्लेस, ये एक्स वन नहीं सॉरी, टी वन मानते, टाइम माना है तो टी वन मानते हैं। टी वन पे जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है डेट इज़ एक्स वन, एंड टी टू पे जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है डेट इज़ एक्स टू। तो वेलोसिटी क्या कहती है, इसमें जो चेंज आया एक्स टू माइनस एक्स वन, डेट इज चेंज एक्स टू माइनस एक्स वन बाय टी टू माइनस टी वन, यही तो मेरा वेलोसिटी है। लेकिन जो ये वेलोसिटी है, ये मुझे क्या टी वन पे बता रहा है कि वेलोसिटी क्या है, नहीं। क्या ये मेरे को टी टू पे बता रहा है ये वेलोसिटी क्या है, नहीं। ये मुझे इस बीच के इंटरवल में बता रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी। ठीक है, ये मुझे किसी इंस्टेंट पे नहीं बता रहा है कि टी टाइम पे क्या है वेलोसिटी, ये मुझे एक एवरेज वैल्यू बता रहा है। इस रेंज में, एक रेंज में मुझे एवरेज वैल्यू बता रहा है।
ठीक है। लेकिन फिजिक्स में क्या है, मुझे चाहिए कि यार इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरी वेलोसिटी क्या थी। ठीक है। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि टाइम इंटरवल को छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा है, इसको पास ले आते हैं। ठीक है। तो मान लो ये इतना छोटा कर दिया कि मेरे पास क्या है, ये डी टी, बहुत छोटी वैल्यू। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है मेरा, टी वन प्लस डी टी। समझ रहे हो, डेल टी को उन्होंने छोटा कर दिया। तो यहीं से मेरे पास डेफिनेशन आई किस चीज़ की, डिफरेंशियल कैलकुलस, यहीं से हमारा निकला। तो ये तो था मेरा एवरेज वेलोसिटी। अब मैंने क्या बोला कि मुझे उस इंस्टेंट के टाइम पे मुझे वेलोसिटी चाहिए। तो क्या किया फिजिशियन ने, या फिर मैथमेटिशियन कह लो आप, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं हम इसको। किसी एक इंस्टेंट में मुझे वेलोसिटी निकालें, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई बाई डी टी, स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन टी इज इक्वल्स टू लिमिट। ठीक है, लिमिट आप पढ़ोगे, लिमिट को क्या करना है, डेल टी को छोटा कर दो आप, बहुत छोटा कर दो, टेंड्स टू जीरो कर दो। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा। तो मैंने टी को, डेल टी को क्या किया, जो रेंज है मैंने छोटी कर दी, बहुत ज़्यादा छोटी कर दी। तब मेरे पास क्या आया, डी वाई बाई डी टी। अब ये मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता देगा। यही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द लिमिट इज डेल टी टेंड्स टू जीरो। यही मेरा क्या, कैलकुलस की स्टार्ट यहीं से होती है। ठीक है। नाउ सपोज मेरा जो, मैं वाई और एक्स लेके चलता हूँ अब ना, समझ गए हो गया। डी वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स मेरा पॉजिटिव है। इसका मतलब समझो क्या है। पहली चीज़, जो मेरा डेल एक्स बाई डेल टी क्या है, ये क्या ये स्लोप नहीं है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया होगा तो डेल एक्स बाई डेल टी मेरे को क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है इस ग्राफ का। ठीक है, स्लोप क्या होता है मेरा, ये एंगल। ठीक है, ठीक है, मेरे को स्लोप बता रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है, स्लोप अगर पॉजिटिव है, मतलब यही है, मतलब अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव आता है, इसका मतलब मेरा स्लोप पॉजिटिव है। इसका मतलब मेरा जो ग्राफ है इस तरीके से है। ठीक है, पॉजिटिव बढ़ रहा है। अगर मेरा डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा है, स्लोप नेगेटिव है उस पॉइंट पर। पॉइंट की बात करें ना, हम किसी पॉइंट पर ही निकालेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अगर ये वैल्यू निकाल भी ली, तो मैं आगे जाकर कोई पॉइंट की वैल्यू डालूंगा, कोई टी की वैल्यू डालूंगा, वहाँ पे मैं उस पॉइंट पर, उस टी पर मैं निकालूंगा कि वेलोसिटी क्या है। इस तरीके से करते हैं। तो ये जनरल आइडिया है किसका, हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस का। ठीक है, एग्जैक्टली ये बहुत डीप है थोड़ा, इसको समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ आएगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूलेज हैं, आगे जाके फॉर्मूलेज याद करने हैं, लिमिट्स है, लिमिट्स का कंसेप्ट है, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, देन डिफरेंशियल कैलकुलस का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो ये एक बार में मैं इसको नहीं समझाता, लेकिन फिजिक्स के तौर पर इतना काफ़ी है, क्योंकि हम यही पढ़ेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यही सब पढ़ेंगे। तो इतना काफ़ी है फिजिक्स के लिए। कुछ फॉर्मूलेज होंगे, वो आते आते मैं बताता रहूँगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। फ्रॉम द कर्व गिवन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट, देखो एट क्या है, एक्स इजिकल टू टू। तो मुझे पता है कि यार इस पॉइंट पे मेरे को निकालना है। ठीक है, टू एक्स इजिकल टू 6 एंड 10। ठीक है, कर्व बना लेते हैं हम। कर्व कुछ मेरा ऐसा है। ठीक है, ये मेरा है ए पॉइंट, ये मेरा है डी पॉइंट, ये मेरा पैरेलल हो गया, ये बी पॉइंट एंड ये ई। ठीक है, ये 2 4 मिड पे 6, देन 8, देन 10, हेयर इज 14, 0 -2। ठीक है, मुझे क्या पहले पूछा एक्स इजिकल टू 2 पर, तो मैंने क्या बोला, इस पॉइंट पर स्लोप ना, यही क्या है मेरा, डी वाई बाई डी एक्स, उस पॉइंट पर स्लोप ना। समझ रहे हो आप, धीरे धीरे आप समझने लगोगे, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ लिया होगा तो, और आपको क्लियर होगा। लेकिन अभी मेरे साथ बस फॉलो करते रहो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, उस पॉइंट पर एक्स इजिकल टू 2 पर स्लोप, एक्स इजिकल टू 2 क्या है, ये
इस पॉइंट पे मेरा स्लोप क्या होगा, टेंजेंट। यहाँ से मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो मेरा ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये क्या है, थीटा 1, और मेरा स्लोप क्या होगा, एम इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा 1। यही मेरी वैल्यू होगी क्या, एक्स इज इक्वल टू 2 पर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। स्लोप क्या होगा मेरा, tan थीटा 1 क्या है मेरा, ए बी की वैल्यू, सॉरी ये ए बी नहीं, या ए बी की वैल्यू, tan थीटा इज ए बी क्या है मेरा, ये जो है मेरे को वैल्यू दी है 4, तो ये मेरा वैल्यू क्या है 4 ए बी, एंड बाय बेस मेरा क्या हो गया 4, दैट इज़ 1, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं हम, इसी तरीके से चलने की ज़रूरत नहीं ना, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 6 पर, एक्स इज इक्वल टू 6 मेरा ये है। आप देखोगे ये पैरेलल है, पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, tan 0 डेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरीके से tan पर निकाल सकते हैं, tan पर मेरा स्लोप बनेगा कुछ ऐसा, डेट इज ये नेगेटिव होगा, ठीक है। पता चल रहा है ना, तो यही सिंपल चीज़ है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि मैं कैसे निकाल सकता हूँ क्या, डी वाई पर डी एक्स, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, मुझे अगर इस ग्राफ की इक्वेशन पता हो तो मैं फार्मूला यूज़ करके निकाल सकता हूँ। फार्मूला नहीं दिया मुझे, गिवन ग्राफ दिया हुआ है, तो मैं उस पॉइंट पर स्लोप निकाल लूँगा, ठीक है। वहाँ से भी मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, डेट इज़, इस केस में भी शायद अगर वाई डिस्प्लेसमेंट है, एक्स मेरा टाइम है, देन इट इज़ वेलोसिटी, ओके। नेक्स्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि हम स्लोप मेथड से निकाल सकते हैं, या फॉर्मूले अगर दिया है मुझे, इक्वेशन दी हुई है तो मैं वहाँ से भी निकाल सकता हूँ। एक एग्जांपल लेके चलते हैं इक्वेशन का, बहुत बेसिक एग्जांपल लेके चलेंगे, फिर मैं कुछ आपको फॉर्मूले बताऊँगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैं लेके चलता हूँ, मेरे पास एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, एंड मुझे फाइंड करना है डी ए बाई डी एल। तो एरिया कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, कैसे करूँगा मैं, लिमिट डेल एल टेंड्स टू 0 डेल ए बाई डेल, या आपको पता होगा नोटेशन को, इसको डेल कहते हैं, ठीक है। एक नोटेशन ये होती है, एक नोटेशन ये होती है, देन ये होती है, ये सॉरी ये होती है डी। तो ये जो होता है ना, ये सब छोटा होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन ये इससे बड़ा होता है, ये इससे बड़ा होता है, बस यही चीज़ है नोटेशन ना। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आओगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें वैसे समझने की कोई खास बात है नहीं, ये तीनों का मतलब ही छोटा होता है, ये थोड़ा इससे बड़ा होता है डेल से, ये इससे बड़ा होता है डी से, ठीक है। तो डेल ए बाई डेल एल, एरिया मेरा क्या होता है, एल स्क्वायर, ठीक है। जब मेरी लेंथ हो गई मेरी एल प्लस डेल एल हो गई, देन मेरा डेल सॉरी एरिया क्या हो गया, ने एल प्लस डेल एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डेल ए मेरे पास क्या आया, डेल ए मेरे पास आया, चेंज क्या है, ए डैश माइनस ए, दैट इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस डेल एल स्क्वायर प्लस 2 एल डेल एल माइनस एल स्क्वायर, कैंसिल। यहाँ से मेरे पास क्या है, एल डेल एल का होल स्क्वायर प्लस 2 एल डेल एल, बिकॉज एल इज़ टू स्मॉल, डेल एल इज़ टू स्मॉल, और डेल एल का होल स्क्वायर इज वो उससे भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, टेंस टू 0 कर देते हैं, हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो मेरे पास ये क्या है, 2 एल डेल एल, ठीक है। फिजिक्स में ना अप्रोक्सीमेशन जरूरी है, फिजिक्स या मैथमेटिक्स, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे यार इतने बड़े इक्वेशन सोल्व, अप्रोक्सीमेशन लेके चलोगे, एज्यूम करके चलोगे चीज़ें, और विद द लॉजिक ना। डेल एल स्क्वायर को मैंने क्यों छोट मतलब निगलेक्ट किया, ये समझो। डेल मान लो एल मेरा 0.2 है, ठीक है, छोटी वैल्यू है। डेल एल का स्क्वायर क्या होगा, 0.04, ये तो यार इससे भी बहुत छोटा हो गया, समझ रहे हो। तो मैं इसलिए निगलेक्ट कर सकता हूँ उसको। तो मुझे आ गया डेल एल, मेरे को आ गया डेल सॉरी डेल ए मेरे पास आ गया 2 एल डेल एल, ठीक है, यहाँ से। एंड डेल एल तो डेल एल है ही, डेल एल से डेल एल कैंसिल, जो लिमिट है
उसका पैरामीटर ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, 2l। ठीक है, जो आना भी चाहिए था, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो यही आएगा। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट अगर आप लेकर चलते तो कुछ और आता आंसर, अगर मैं इसको भी कंसीडर करके चलता तो आंसर कुछ और आता। ठीक है, नाउ कुछ फॉर्मूलेज हम देख लेते हैं। ठीक है, देन कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एंड देन क्लोज करते हैं हम इस टॉपिक को, डेट इज डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन कहते हैं हम इसको। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज, टेबल बना लेते हैं हम छोटा सा ना, ये ओके। यहाँ मैं लेता हूँ फंक्शन डेट इज़ वाई, यहाँ मैं लेता हूँ उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सपोज मेरा जो फंक्शन है एक्स रेस टू पावर एन है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, सपोज नाउ वाई इज साइन एक्स, देन इसका डेरिवेटिव आएगा मेरा कोस एक्स, फंक्शन इज कोस एक्स, डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये याद कर लेना और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको याद होते भी जाएंगे। फंक्शन इज टेन एक्स, डेरिवेटिव इज एक्स स्क्वायर एक्स, फंक्शन इज कोट एक्स, डेरिवेटिव इज माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फिर से हम। ठीक है, फंक्शन एंड डी वाई बाई डी एक्स, फंक्शन इज sec x, डेरिवेटिव इज sec x टेन एक्स। ठीक है, फंक्शन इज cosec x। चाहूँ तो मैं इनको सबको डिराइव करके बता सकता हूँ, लेकिन वो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में फिर आप उस चीज़ को पढ़ोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मुझे बता देना। ठीक है, फंक्शन इज cosec x, डेरिवेटिव माइनस cosec x एंड cot x, फंक्शन इज log x। ओके, डेरिवेटिव इज वन बाई एक्स, फंक्शन इज ई रेज टू पावर एक्स, डेरिवेटिव इज आल्सो ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आप याद कर लेना। ठीक है, बुक में भी आपको मिल जाएंगे, फिर भी मैंने लिख दिया अपनी तरफ से। कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, कुछ रूल्स देख लेते हैं। पहला, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, कांस्टेंट विद एंड फंक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बाहर ले लो, डी वाई बाई डी एक्स। सी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। सेकंड, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, यू एंड वी दोनों ही फंक्शन है, तो ये क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। सी प्रॉपर्टी है इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन यू एंड वी, तो ये क्या आएगा, यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन डी प्रॉपर्टी डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। ठीक है, तो इसका क्या होता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव बाय सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर ई। ठीक है, इसको हम चेन रूल कहते हैं या फिर ओनियन रूल भी कह देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी यू एंड डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, डी वाई को फर्स्ट रिस्पेक्ट यू के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया, यू को हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये यूज़ आता है आगे, बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा ये ना, ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, हमने देख लिया एडिशन, देख लिया मल्टीप्लिकेशन, देख लिया, यहाँ पे माइनस भी होता तो यहाँ माइनस आ जाता। ठीक है, एंड डिवीजन भी हमने देख लिया। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं बस। ठीक है, और इस लेक्चर को आज ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, उससे पहले आप इसको रिवाइज करो, जितना हो सकता है समझो इस चीज़ को, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं आगे बढ़ने का। एग्जाम्पल है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स। पहले मैं बता चुका हूँ, मैथमेटिक्स जो टूल है, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए मैथमेटिक्स में, सम कंसेप्ट पता होना चाहिए, देन फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। तो मुझे पता है क्या, डी वाई बाई डी निकालना है मुझे, वाई मुझे क्या दिया हुआ है, ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स।
यहाँ मैं देखूँ तो दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स, सेकेंड फंक्शन इज साइन एक्स, डेट इज यू, एंड वी, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन। तो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव डेट इज कोस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डेट इज ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स इज कॉमन, देन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, जब आप फॉर्मूला याद कर लोगे बड़े आराम से कर लोगे। अभी आपको लग रहा होगा यार सर कैसे कर रहे हैं, पर बड़े आराम से हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि इजी चीज़ अभी इजी चल रहा है ना, फिजिक्स अभी धीरे धीरे हार्ड होगी। ठीक है, समझते चलोगे चीज़ों को, इमेजिनेशन में रखोगे चीज़ों को, ठीक है, कैसे काम कर रही हैं, तो आसान है फिजिक्स। लेकिन सिर्फ अगर आप फॉर्मूला बेस्ड चलोगे, ठीक है, कि रट लिए फॉर्मूले हाँ, तो यार अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कहाँ क्या अप्लाई करना है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को समझने का, या कहीं कोई भी चैप्टर हो, कोई भी फिजिक्स में, तो एक रूल समझ लो आप, फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सेकंड फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। क्लियर प्लस ना आपको याद होने चाहिए। मैं क्या गलती करता था, मैं फॉर्मूले याद नहीं करता था कभी, मुझे बेसिक फॉर्मूले पता होते थे, मैं वहीं से डिराइव करता रहता था क्वेश्चन करते टाइम। क्यों, मेरी स्पीड अच्छी थी, मेरे को कंसेप्ट मेरे बहुत क्लियर होते थे। ठीक है, लेकिन मैं फॉर्मूले याद नहीं करता था, तो ये गलती मैंने कर दी। बाद में मेरे को पता चला कि फॉर्मूले यार टिप पे होने चाहिए, क्योंकि टाइम बचेगा आपका कंपटीशन में। ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको कंपटीशन क्रैक करना ही है, तो कंसेप्ट को क्लियर रखो, फॉर्मूलों को लर्न करो अच्छे से, एंड ये सीखो अप्लाई कहाँ करने हैं। ठीक है, आप पक्का सक्सेस पाओगे। ठीक है, हमारा कल का टॉपिक होगा डेट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आपको सभी कंसेप्ट समझ आए हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। थैंक यू गाइज।